नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी नए बंधन। तो शुरू करते हैं कहानी। अस्पताल में हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, पत्र को तार समझकर फौरन चले आओ। रमा। संतोष ने वो पोस्टकार्ड 25वीं बार पढ़ा। उसे जैसे विश्वास ही न हो रहा हो कि सचमुच उसकी रमा जीवित है और वो उसे देखने के लिए लश्कर जा रहा था। करीब महीने भर पहले रमा हर साल की तरह राखी के लिए अपने भाई के पास गई हुई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद उसने रेडियो पर तथा समाचार पत्रों में कुंवारी नदी के बाढ़ के भीषण समाचार पढ़े। घबराकर उसने कई तार और पत्र भेजे, पर एक का भी उत्तर नहीं आया। कुंवारी से लगे हुए रमा के गांव की काल्पनिक दुर्दशा ने उसे रात में कई कई बार चौंका दिया था। फिर 15 दिन बाद साले साहब का पत्र आया कानपुर से। वे खुद अपनी ससुराल में कुशल से हैं और आशा कर रहे थे कि रमा भी अपने घर सकुशल पहुंच गई होगी, क्योंकि बाढ़ का पानी जब गांव में भरना प्रारंभ हुआ उस समय रमा घर पर नहीं थी। किसी के यहाँ गीत हो रहे थे, वहीं गई हुई थी। रात के उस अंधेरे में पानी के अचानक भर जाने से सभी बौखला गए थे। जिसे जो सहारा मिला उसे गनीमत समझकर उसने भागना शुरू किया। सामान, रुपया, पैसा कुछ भी साथ लेने का होश नहीं था। बस प्राण बचाने का ही उपाय सूझ रहा था। उस भगदड़ में रमा को खोजा नहीं जा सका। फिर भी भाई परिवार सहित 2 दिन मुरैना स्टेशन पर पड़े रहे। हर आने वाले से बहन के बारे में पूछते। उस विपदावस्था में ज़्यादा दिन प्रतीक्षा करना भी कठिन था, इसलिए वे अपनी ससुराल पहुंच गए थे और उन्हें पूरी आशा थी कि रमा भी अपने घर सकुशल पहुंच गई होगी। साले साहब का पत्र पढ़कर संतोष ने सिर पीट लिया। मनी मन उन्हें 1000 गालियां देता हुआ वो रमा को खोजने के लिए चल पड़ा। लश्कर से ही बाढ़ की भयानक विभीषिका का वर्णन सुनते सुनते वो सुन्न हो गया था। मुरैना उतरने तक उसमें इतना साहस न रहा कि रमा की खोज करे। मनी मन वो किसी विपरीत उत्तर के लिए तैयार नहीं था। वो यूं ही बस में बैठकर केलारस तक गया। सबलगढ़ और केलारस को जोड़ने वाला कुंवारी का विशाल पुल ढह गया था। बसें और ट्रेन वहीं तक जाकर लौट आती थीं। वो देर तक बैठा नदी का रौद्र रूप देखता रहा। सरकारी कार्यालयों में जाकर उसने विवरण जानना चाहा। बाढ़ के कारण समूल बह जाने वाले गांवों की सूची में रमा का गांव भी था। वो भारी मन से वापस लौट आया और सामान्य भाव से काम पर लग गया। उससे रमा के लापता होने की खबर किसी को नहीं थी। मित्रों परिजनों की सांत्वना को झेल सके ऐसी उसकी मनस्थिति नहीं थी। शायद मन के किसी कोने में ये आशा भी थी कि रमा लौटेगी, जरूर लौटेगी। और रमा के इस छोटे से पोस्टकार्ड ने आशा को विश्वास में बदल दिया। अपनी रमा को फिर से देखने के लिए, उसकी सांसों का मधुर स्पर्श अनुभव करने के लिए वो इतना व्याकुल हो उठा था कि दक्षिण एक्सप्रेस जैसी फास्ट ट्रेन भी उसे रेंगती सी लग रही थी। ग्वालियर पहुंचने तक रात के 11 बज चुके थे। उसने वहीं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर अपने को डाल दिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। नींद एक अरसे से उसका साथ छोड़ चुकी थी, पर पिछले दिनों नींद नहीं आती थी। उसका कारण कुछ और था। आज खुशी के मारे उसकी आंख नहीं लग रही थी। पिछले पहर पता नहीं कब उसकी आंख लगी। सुबह उठा तो दिन खूब निकल चुका था और दिनों की तरह बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी। वो तैयार होकर निकला तो समय 9 से ऊपर हो गया था। तांगे से उतरकर अस्पताल में दाखिल होते समय उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रमा के कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड की तरह थामे हुआ था। 20 लोगों के 20 प्रश्नों के बाद वो डॉक्टर तक पहुंच पाया। एक बार फिर क्रॉस एग्जामिन करने के बाद उसे रमा से मिलने की अनुमति मिल गई। एक सिस्टर गाइड के रूप में उसके साथ कर दी गई। उस भव्य इमारत के कई कॉरिडोर पार करता हुआ उसका मन एक अजीब कल्पना से भर उठा। ये कल्पना उसके लिए नई नहीं थी। शादी के बाद वाले दिनों में वो कई बार इस कल्पना से खेल चुका है कि वो हॉस्पिटल के बरामदे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है। भीतर कहीं किसी कमरे में रमा असह्य यंत्रणा झेल रही है। तभी नर्स आकर कहती है, मिस्टर संतोष, मुबारक हो। पर दिन और साल पर साल बीतते चले गए। आशा पहले उत्कंठा में और फिर निराशा में बदल गई। संतोष ने तो इसे नियति का आलेख मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था, पर रमा अपने से मजबूर थी और स्वाभाविक भी था। अड़ोसी पड़ोसियों की शंकालु नजरें तथा नातेदार रिश्तेदारों के व्यंग बाण उसी को झेलने पड़ते थे। फिर पहाड़ से दिन काटने को दौड़ते। कई बार उसने इच्छा व्यक्त की थी कि किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने की, पर किसी अज्ञात कुलशील वाले बच्चे को कलेजे से लगाने के लिए संतोष का संस्कारी मन तैयार नहीं होता था। रमा बेचारी ने ही। संतोष टकराते टकराते बचा। अपने विचारों की रौ में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सिस्टर रुक गई हैं और उसके लिए दरवाज़ा रोके खड़ी हैं। वो दबे पांव वार्ड में प्रविष्ट हुआ।
बिस्तरों की कतारों को पार करता हुआ रमा के पलंग तक पहुंचा। रमा शायद सो रही थी। उसका चेहरा इतना सफ़ेद पड़ गया था कि संतोष का मन ममता से भर आया। सिस्टर ने रमा को जगाना चाहा, पर उसने इशारे से मना कर दिया और एक स्टूल खींचकर उस पर बैठ गया। स्टूल खिसकाने की हल्की सी ध्वनि भी उस निशब्द वातावरण में बहुत भारी सी लगी और रमा ने आंखें खोल दी। संतोष को देखकर रमा के विवर्ण चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कब आए? रात की ही गाड़ी से आ गया था। अच्छा। फिर दोनों चुप हो रहे। कहने को तो कितना था, पर इतने सारे लोगों के बीच इतनी असंख्य आंखों की चोट सहते हुए क्या कहा जा सकता था। वो खींच उठा। कब छोड़ेंगे ये लोग तुम्हें? जब तुम ले जाओ। दरअसल छुट्टी तो उन्होंने दे दी है, पर मुझ में अकेले आने की हिम्मत जो नहीं थी। तो मुझे कुछ पहले खबर क्यों नहीं दी? पता है इतने सारे दिन मैंने कैसे बिताए हैं? और उन दिनों की कातर स्मृति से आवाज़ संतोष के गले में फंसकर रह गई। रमा कुछ नहीं बोली और चादर गले तक ओढ़कर चुपचाप लेटी रही। संतोष चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। एकाएक उसे लगा रमा के पीछे उसी चादर में रेशमी बालों का एक गुच्छा सा हिल रहा है। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, शायद अभी कुछ देर पहले वो जिस कल्पना में डूब गया था उसका ही प्रतिरूप है। पर वो कल्पना नहीं थी। हिलता हुआ बालों का गुच्छा सचमुच एक गुड़िया का नन्हा सा सिर था, जो आंखें मलती हुई उठ बैठी थी और तुतलाते हुए रमा से कुछ कह रही थी। रमा ने उठकर उसे पानी पिलाया और फिर थपकने लगी। कौन है ये? संतोष ने पूछा। पता नहीं, गांव से भागते हुए इन लोगों का साथ हो गया था। माँ की गोद में 15 दिन का बच्चा था। संभलते संभलते भी दोनों ने रास्ते में ही जल समाधि ले ली। बच्ची तब भी मेरी ही गोद में थी। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। सुनो, रमा का कातर स्वर गूंजा। क्या है? इसके लिए तो तुम मना नहीं करोगे ना? देखो, भगवान इसे खुद मेरी गोद में डाल गए हैं। इस बेचारी का कहीं कोई नहीं है। हम लोग न ले गए तो ये लोग इसे अनाथालय में दे देंगे। सिर पर घरघराते पंखे के बावजूद भी संतोष पसीने से भीग ग्वालियर की उमस भरी गर्मी को कोसता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर से मिल लूँ, देखूँ छुट्टी के बारे में क्या कहते हैं। वार्ड से बाहर आकर उसने खुलकर सांस ली। अंदर तो जैसे दम घुटने लगा था। डॉक्टर के पास जाते हुए सिस्टर ने पूछा, फिर बच्चे के बारे में क्या तय किया आपने? संतोष ने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब डॉक्टर ने वही प्रश्न दोहराया तो खींच उठा। यू कांट फोर्स मी डॉक्टर। ऑफ कोर्स नॉट, डॉक्टर ने शांति से जवाब दिया। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को देखते हुए मैं सलाह भर दे सकती हूँ कि आप मना न करें। शायद आपके मना करने के डर से ही इतने दिन तक इन्होंने आपको सूचित नहीं करने दिया था। वैसे भी ये एक पुण्यकारी काम होगा, आगे आपकी मर्जी है। संतोष परेशान हो उठा। उसे लगा उसे किसी षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा रोष उसे रमा की याचना भरी आंखों पर आया, जिनका अनुरोध वो टाल नहीं सकता था। तीसरे दिन वे लोग भोपाल के लिए रवाना हुए। बच्ची भी उनके साथ थी। एक सिस्टर ने उसके बाल खूबसूरती से काट दिए थे। डॉक्टर उसके लिए एक प्यारा सा फ्रॉक लाई थी। अस्पताल छोड़ते हुए खिलौनों, गुब्बारों और टॉफ़ी के डिब्बों के ढेर उनके साथ थे, जो बच्ची के पॉपुलर होने की ओर संकेत करता था। संतोष एक तटस्थ की भांति सब देख रहा था, पर रमा को इसका होश नहीं था। वो तो हर्ष और उल्लास में डूबी अपनी बीमारी भी भूल गई थी। सारे रास्ते वो बच्ची के साथ खेलती खिलखिलाती रही। एक दो बार पापा को भी पुचकार कर बुलाने की कोशिश की गई, पर संतोष मुंह चढ़ाए खिड़की से बाहरी सिर निकाले रहा। बच्ची को रमा पूनम कहकर बुला रही थी। निश्चय ही उसका दिया हुआ नाम था, जो शायद बरसों से उसके मन की घाटियों में गूंजता रहा था। आधी रात गए जनता भोपाल स्टेशन पर रुकी। टैक्सी से घर पहुंचने पर देखा सारी कॉलोनी नींद की गोद में बेसुध पड़ी है। संतोष को ये एक तरह से अच्छा ही लगा। कम से कम सुबह तक पड़ोसियों की प्रश्न भरी नज़रों से छुटकारा मिल गया था। सारे रास्ते वो एक शब्द भी नहीं बोला था। टैक्सी में चढ़ते उतरते समय रमा ने उसे बच्ची को थमाया था, तब उसके मौन का, सहनशीलता का बांध टूटना ही चाहता था, पर वो रास्ते में तमाशा नहीं करना चाहता था। इसी से चुप रहा। अब भी घर पहुंचकर वो एक पुस्तक लेकर आराम कुर्सी में धंस गया। और दिनों जब रमा पीहर से लौटती थी, उस रात का स्वरूप कुछ और होता था। इस जैसी मनहूस रात वो नहीं होती थी, और इसीलिए वो रमा को कोस रहा था। रमा ने बिस्तर साफ किए, चादरें बदली, फिर अपने वाले पलंग पर उसने एक पुरानी साड़ी तह करके बिछाई, फिर बच्ची को उस पर सुलाया। वो सब कुछ ऐसे सहज भाव से कर रही थी जैसे उसके लिए कोई नई बात ना हो। खुद सोने की तैयारी करते हुए रमा ने उससे पूछा, सोओगे नहीं? सो लूँगा जब नींद आएगी, उसने सख्ती से जवाब दिया। रमा चुपचाप पड़ रही। संतोष के मूड से उसे डर लगने लगा था। कहीं दूर घड़ी ने 4 बजाए और संतोष के लिए नाटक करना कठिन हो गया। उसका थका मांदा शरीर जवाब दे रहा था। मजबूर होकर वो पलंग पर आकर लेट गया।
रमा बेखबर सो रही थी। इतने दिनों के शारीरिक और मानसिक संघर्षों की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। दोनों के बीच वाली जगह में वो बच्ची सो रही थी। सुनहरे रेशमी बाल उसके छोटे से माथे पे छितरा गए थे। पंखुड़ियों जैसे होंठ नींद में कुछ विलग हो गए थे और छोटे छोटे दांत उस जरा सी संद से झांक रहे थे। वो निर्निमेष उसको देखता रहा। स्कूल में पढ़े हुए सूरदास के कई पद उसे अनायास याद आने लगे। वातावरण में ठंड कुछ बढ़ चली थी। रमा के जतन करके उड़ाई हुई चादर गुड़ी मुड़ी होकर एक ओर दब गई थी। संतोष ने हल्के से चादर खींच ली और उसके नन्हे नन्हे हाथ पांव ढक दिए। बच्ची पहले तो कुनमुनाई, फिर उसका चेहरा रुआंसा हो आया। संतोष का मन कैसा तो हो उठा। उसने धीरे धीरे उसे थपकना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में वो पुनः सो गई, पर वो रेशमी स्पर्श संतोष को एक अजीब स्पंदन से भर गया। सुबह दूध वाले की आवाज़ पर रमा की आंख खुली। देखा, बच्ची संतोष के बगल में लेटी हुई है। उसके नन्हे नन्हे हाथों का घेरा संतोष के गले में है और संतोष का मजबूत हाथ उसकी पीठ पर बड़ी ममता से टिका हुआ है। रमा देर तक दोनों को देखती रही, फिर धीरे से नीचे उतर आई। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी नए बंधन। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।